चलिए अपने स्टार्ट करें टॉपिक। हाँ, डिविडेंड डिसीजंस चल रहा था, आगे टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्टर वाले मॉडल पे बात की थी। आपको उसमें कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया? ये कुछ सम्स दिए भी थे मैंने। तो पहले तो वॉल्टर का अप्रोच क्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने कुछ अजम्पशंस तो देखे ही थे, लेकिन मेन स्टोरी ये थी कि कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन द रिटर्न जनरेटेड बाय द कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वैसे गिनता है कि अगर ये पैसे मैं आपको नहीं देता तो मैं कितने कमा लेता इस पे, और आप क्या कमा के दे रहे हो। दैट इज द बेसिक कंपैरिजन जो आर वर्सेस के हम देख रहे थे। तो के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट करता है वो उसकी खुद की पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप मुझे कुछ पैसे दे रहे हो, मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ कि यार मुझे उधार दे दो, मुझे बिजनेस करना है, तो आप बोलोगे सर ब्याज कितना दोगे। मैंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% दे पाऊंगा। आप बोलोगे सर फिर पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि 6% तो हम खुद कहीं से भी कमा लेंगे। 8%, 9%, 10%, 11%, 12% तक भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको 6% के लिए हम अपना पैसा क्यों दें? तो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, बिकॉज आपका के ई मेरे आर से ज़्यादा है। जो रिटर्न मैं जनरेट करके आपको दे सकता हूँ उससे ज़्यादा रिटर्न आप खुद अपने पैसों पे कमा सकते हो, तो मुझे क्यों दोगे। लेकिन मैंने आपको बोला मैं 20% रिटर्न दे सकता हूँ, फिर आप बोलोगे सर इतना तो हम नहीं कमा पाएंगे, तो बेटर है कि पैसे आप ही रख लो। तो इन शॉर्ट किसी भी अमाउंट पे, किसी भी मनी पे जो ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है, आइडियली अगर पैसे उसके पास हो तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, वो पैसा जल्दी मल्टीप्लाई होगा। यही चीज़ वॉल्टर के मॉडल में हो रही थी जब हम कंपेरिजन कर रहे थे कि पैसा कंपनी को रिटेन करना चाहिए या डिविडेंड पे आउट ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर कंपनी इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है, वेयर आर इज ग्रेटर देन के ई, तो ज़्यादा पैसा कंपनी को रखना चाहिए या पूरा पैसा कंपनी को रिटेन करना चाहिए। डिविडेंड जितना कम दोगे उतना अच्छा है, उतनी वैल्यूएशन अपने आप बेटर हो जाएगी, बिकॉज इन्वेस्टर को पता है कि हम उतना नहीं कमा पाएंगे जितना कंपनी कमिटमेंट दे रही है। और अगर सिचुएशन वाइस वर्सा है तो बेटर है कि फिर आप डिविडेंड ज़्यादा दे दो। ये कंपनी ग्रोथ मेकिंग नहीं है, कंपनी डिक्लाइनिंग है, तो उससे बेटर है कि फिर इन्वेस्टर को उसका पैसा दे दिया जाए, वो खुद उससे जितना कमाना है मार्केट में जाके कमा ले, वो अपना टेंशन नहीं। और अगर ये दोनों रेट एट पार है तो फिर इंडिफरेंस पॉइंट है। फिर अगर कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है कि डिविडेंड बांटेंगे, उसमें क्या है, फिर अगर इक्वल पॉइंट आ गया आर इक्वल टू के, तो टैक्सेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएंगे। जितना पैसा कंपनी रिटेन करेगी उतना डिविडेंड के नाम पे नहीं बटेगा। डिविडेंड के नाम पे नहीं बटेगा तो टैक्सेबिलिटी इन्वेस्टर के ऊपर नहीं आएगी। बट ये पैसा अगर डिविडेंड के नाम पे बांट दिया तो हर इन्वेस्टर को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। वहां ये डिसीजन टैक्सेशन को देख के लिया जा सकता है कि भाई कंपनी पैसा रखे वो बेटर है। अगर दोनों जगह बराबर ही बात है तो पैसा कंपनी में री इन्वेस्टेड रहने, तो हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हाथ में पैसा लेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप फिर कंपनी के पास फंड्स रहने दो, चलेगा। तो वॉल्टर वाले केस में हमने तीनों अप्रोचेस पे बात की थी। फॉर्मूला जो हम देख रहे थे वो भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव वही था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इन फ्यूचर हम किसी चीज से कितना पैसा कमा सकते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आज उस चीज की कितनी कीमत हमें देनी है। जैसे यहाँ पे अपने शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो जो P0 फाइंड आउट करना था या आज का प्राइस फाइंड आउट करना था, उसमें हमने फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड और जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उस पर जनरेट होने वाली इनकम, ये दोनों चीजों को आज की वैल्यू पे डिस्काउंट किया था। अब MM अप्रोच और वॉल्टर में फर्क क्या था कि वॉल्टर वाले केस में हम इनफाइनाइट या लॉन्ग टर्म देख रहे थे, क्योंकि वो उसका अजम्पशन था। MM अप्रोच में तो अपन ने क्या P0 D1 वाला कर दिया था कि अगले साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आज अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ तो उससे 1 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा, D1 डिविडेंड मिलेगा और बेचने पे P1 प्राइस मिलेगा। तो D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। 1 प्लस के इसलिए किया क्योंकि एक ही साल से डिस्काउंटिंग करना था। वॉल्टर वाले में डिस्काउंटिंग 1 साल से नहीं था, वॉल्टर वाले में डिस्काउंटिंग परपेचुअल था कि अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक अगर ये डिविडेंड मिलता रहेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बोला जब भी इनफाइनाइट टर्म का कैश फ्लो हो और आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस के ही नहीं लेना है, सिर्फ के ही लेना है। ये अपनी बात हुई थी। इसके साथ दूसरा पार्ट था अर्निंग माइनस डिविडेंड। अर्निंग माइनस डिविडेंड मतलब रिटेन्ड अर्निंग वाला पोर्शन। ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंपनी टोटल जितना भी कमा रही है उसमें से एक हिस्सा वो डिविडेंड के फॉर्म में बांट रही है और एक हिस्सा रिटेन कर रही है। तो जितना रिटेन कर रही है वो है E माइनस डी। इस पॉइंट पे बात की थी हमने। अब इसके ऊपर भी तो रिटर्न जनरेट होगा। हमने देखा कंपनी ये पैसा अपने पास रखेगी तो इस पे R% का रिटर्न कमाएगी। इसको भी इनफाइनाइट ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे
और ये पूरा डिस्काउंटिंग तो हो ही रहा है, इसको इन्होंने साथ में लिखा है तो नीचे के ही एक ही बार आ रहा है। ये दोनों चीजें मिला के आज की शेयर की वैल्यू हमारी बनती है एज पर द वॉल्टर्स मॉडल, ये हमने देखा था। यहाँ तक क्लैरिटी आई, ठीक है। अब इसमें डिविडेंड पे आउट या तो 0% या 100% होना चाहिए, ऐसा वॉल्टर बोलता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है, या तो पूरा दे दो या मत दो। अगर आपका जो आर वाला रेशियो है, रिटर्न है, वो के से बेटर है तो डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए? 0%, आइडियल रेशियो। ये अगर आपका आर जो है वो के से कम है तो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए 100%। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करता है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिविडेंड थोड़ा बहुत दे दे, 25% दे दे, 50 दे दे, 75 दे दे, जो हमने कैलकुलेशन में देखा था। अब इसके बेसिस पे सम्स भी किए थे। अब आप सम्स में बता दो कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर उससे पहले स्टार्ट करें। हो गए थे सॉल्व? रिद्धि तुम्हारा कौन से सम में डाउट है? अच्छा, स्टार्ट कैसे करें? तो कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ही बता पाऊंगा। हाँ हाँ, कोई स्पेसिफिक सम आप बताओगे तो मैं उसमें से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सोचना कैसे। यही पॉइंट हो जाता है, सोचना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सेकेंडरी है। Z लिमिटेड, पेज नंबर 19 पे आपका क्वेश्चन है। Z लिमिटेड हैज 1000 शेयर्स एट $100 per share. Company is contemplating a $10 per share dividend at the end of the year. It expects a net income of $25,000. Calculate the company's share price under the following conditions, where dividend is declared and when dividend is not declared. Assuming that the company pays dividends and makes a new investment of $48,000 in the coming period, how many new shares will need to be issued to the finance investment program as per the MM approach with a risk factor of 20%. तो जो डेटा है पहले उसका एनालिसिस कर लो कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। एमएम अप्रोच की बात तो डायरेक्टली कर ली। एमएम अप्रोच है ही थियरी ऑफ इररेलेवेंस, जो ये बोलता है कि डिविडेंड आप कम पे करो, ज्यादा पे करो या ना करो, कंपनी की टोटल वैल्यू सेम रहती है। पर शेयर प्राइस वेरी करता है, क्योंकि जब आप डिविडेंड बांट देते हो तो उतना प्राइस में से डिविडेंड माइनस हो जाता है। जैसे पिछले समय में हमने देखा, आपने 4 रुपए डिविडेंड दे दिया तो 88 का शेयर 84 का हो गया, नहीं दिया तो वो 4 रुपए शेयर की प्राइस में जुड़े रहे तो वो 88 रुपीज का रहा। तो डिविडेंड देने और ना देने में पर शेयर प्राइस में डिविडेंड के अमाउंट का डिफरेंस आता है, लेकिन ओवरऑल टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी या टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स में फर्क नहीं आता है। बिकॉज एक तरफ आप डिविडेंड देते हो तो फिर दूसरी तरफ से आप पैसे उठाते हो। तो जब डिविडेंड देते हो शेयर का भाव गिर जाता है, फिर सस्ते रेट में आप शेयर बेचते हो, ज्यादा पैसे उठाते हो, तो वापस बंटवारा ज्यादा लोगों में हो जाता है। वो अप्रोच हमने देखी थी, वही चीज यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि 1000 शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1000 ये क्वांटिटी है, और एक शेयर का जो प्राइस है आज का P0 वो है $100। ये सब डेटा में दिया हुआ है। अब कंपनी सोच रही है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें $10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सिंपली दिस इज योर D1, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद इट एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ $25,000। तो जो नेट प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साल के एंड में वो है $25,000। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। क्लियर ये चीज? अब ये कैलकुलेशन करने के लिए अपने को पहले देखना है फॉर्मूला। बात जब एमएम अप्रोच की हो रही थी तो फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा देखा था, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, ये बात हुई थी। तो पहले आपको डेटा में ये सारे फैक्टर्स ढूंढने के अवेलेबल है या नहीं। आज का प्राइस P0 अवेलेबल है, D1 अवेलेबल है, P1 तो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट अबाउट दिस? कोई डिस्काउंटिंग रेट, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई रिस्क फैक्टर, कोई इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ अवेलेबल है सब में? आगे डेटा मैन ऑल्सो अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज डिविडेंड्स एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ $48,000। न्यू इन्वेस्टमेंट वाली बात टैली करने में काम आएगी कि दोनों अप्रोचेस में वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहती है। अभी उस पर काम है नहीं। हाउ मेनी न्यू शेयर्स विल नीड टू बी इशूड टू द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विद अ 20% रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर क्या है? दिस इज योर डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो आप KE बोल रहे थे वो 20% है रिस्क फैक्टर, बिकॉज जितना ज्यादा रिस्क उतना इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस। नाम अलग अलग यूज करते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट बात वही है कि रिस्क फैक्टर का मतलब है एक इन्वेस्टर, सपोज आप एक इन्वेस्टर हो, ये थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं बिकॉज अगले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही अप्रोच रहने वाला है, रिलेटेड भी है।
आप एज एन इन्वेस्टर जब किसी जगह पैसा लगाते हो तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ना, तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? द रिस्क इन्वॉल्व। जैसे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगा रहे हो तो यू नो कि ये तो सेफ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो 100% गारंटी है पैसा वापस मिलेगा। बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, यू नो कि ये 100% गारंटीड रिटर्न है, तो वहां आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, 6%, 7%, 8%, एंड यू आर हैप्पी कि भाई ठीक है ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट से ये लोग तो इतना ही पैसा देंगे। बट फिर अगर आप पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, सिल्वर में, गोल्ड में, देन यू एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। जो पैसा आपने लगाया, 100 रुपया लगाया तो 100 का 100 वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहां पे फिर आप क्या सोचते हो कि जब मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ तो फिर रिटर्न भी तो मुझे ज्यादा प्रॉमिस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ऐसे लोग बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, सुना आपने? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। हायर द रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हायर रिटर्न इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिगर लॉस। नहीं तो फिर रिस्क कैसा? बोले ज्यादा रिस्क लो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो फिर रिस्क तो खत्म हो गया ना वहीं पे। जब ज्यादा रिटर्न ही मिलने वाला है तो रिस्क कहाँ है? रिस्क यहाँ पे हायर रेट और हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आप ज्यादा जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत हायर साइड पे होगा, बट वो अगर की दूसरा मतलब ये है कि लॉस हुआ तो लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज द रिस्क। तो एक होता है कि मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ और कोई मुझे गारंटी दे रहा है कि भाई 100 रुपये पे 7% ही रिटर्न मिलेगा, तो ये 100 फिर सेफ है, ये डूबना नहीं चाहिए। दूसरा केस ऐसा है कि 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, बट इसमें रिस्क ये है कि 100 रुपया डूब भी सकता है, 100 का 80 भी हो सकता है, 100 का 125 भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिर मुझे ना वो रिटर्न ज्यादा चाहिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि लॉस हुआ तो वो लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं लॉस हुआ तो 25% तक जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो 5% ही होगा। मतलब फिर मैं पागल थोड़ी 5% के लिए रिस्क लूंगा, फिर तो यही लगा देता हूँ पैसा। तो हायर द रिस्क हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेटर रिटर्न, बट विद इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर लॉस। ये एक बात यहाँ पे होती है। अब जो इन्वेस्टर होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस फिर वैसे ही बिल्टअप होती है। जब वो रिस्की प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है तो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कि यार कम से कम ज्यादा रिटर्न का पॉसिबिलिटी तो दिखे, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 15-20% रिटर्न निकलेगा, तो ही मैं सोचूंगा ना पैसा लगाने का, अदरवाइज क्यों लगाऊंगा। बात समझ आ रही? तो ये कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर वर्ड यूज किया है वो आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। अगर ये सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट आपको रिस्की लग रहा है तो यू आर एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो आपका हाँ वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। बाकी जो डेटा में दिया हुआ है उस हिसाब से अगर रिस्क फैक्टर 20% है तो फिर के 20% होना चाहिए। अब इन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया वो देखते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में 20% दे दिया होगा और सॉल्यूशन में बाई मिस्टेक 10% यूज कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे यही हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई टैक्स रेट भी नहीं दिया हुआ है और वो भी एप्लीकेबल तो होता नहीं, मिस्टेक है, सम में गलती है। इन्होंने क्वेश्चन में रेट दिया है 20%, सॉल्यूशन में यूज किया 10%। आपके पास अभी यहाँ पे फिलहाल दो ऑप्शन है, या तो आप क्वेश्चन 20% रख के पूरा सॉल्यूशन उस हिसाब से चेंज करो, एक सम वो बन जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं आंसर मैच करना है तो फिर डिस्काउंटिंग रेट जो क्वेश्चन में 20% दिया उसको 10 कर लो, 10 के हिसाब से सॉल्व कर लो, तो इनके साथ वैल्यूज मैच हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो ठीक है मेरा आंसर मैच हो रहा है। तो वैसे भी कर सकते हैं। सो बिकॉज दिस इज रॉन्ग, अपने भी रेट चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं 10%। ये सॉल्यूशन देख के ही समझ आया कि बुक में मिस्टेक है, और मॉड्यूल का एज इट इज सम लिया हुआ है मैंने, तो मैंने करेक्शन नहीं किया था। अब ये सब कुछ डेटा आपके पास आ गया, इस बेसिस पे मुझे P0 गिन के बता दो। बोलो कितना आ रहा है P0? 110। ये तब जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। दूसरा केस अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना करो तो D1 तो कुछ बचा ही नहीं,
फिर क्या आएगा? इस केस में T0 120। बोलो बात समझ आ रही? यहाँ पे आपने डिविडेंड पे आउट किया है और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट नहीं किया है, तो दोनों केस में जो प्राइस फाइंड करने के लिए बोल रहे थे वो फाइंड हमने कर दिया। अब कुछ कंफ्यूजन है, कैसे शुरू करना है, कुछ नहीं पता चला तो बोलो। पूछा है ना उन्होंने, डिविडेंड डिक्लेयर किया तो प्राइस कितना होगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो प्राइस कितना होगा। तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो D1 तो जीरो हो जाएगा, है ना, D1 वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला में तो अपने लिखते हैं, बट D1 की वैल्यू जीरो होगी, तो मैंने एक बार यहाँ पे लिखा नहीं। अब उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो आपको प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, डन, दोनों वैल्यूज आ रही। आगे और कुछ फाइंड करना है? हाँ, नए शेयर कितने इशू करेंगे वो तो फाइंड आउट करना है। बोला अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज डिविडेंड, क्लियर कर दिया कि वी आर अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पेड डिविडेंड, क्लियर, and makes a new investment of $48,000 in the coming period. How many new shares will be needed to finance the investment program? ठीक है, अब अगर आप डिविडेंड पे कर ही रहे हो तो जाएगा कहाँ से? आपके प्रॉफिट्स में से जाएगा, यही स्टोरी होगी। तो जो नेट प्रॉफिट आपके पास $25,000 है, उसमें से आपको डिविडेंड देना पड़ेगा 1000 शेयर्स पे $10, तो आपका $10,000 तो डिविडेंड पे आउट में चला गया। दिस इज डिविडेंड पे आउट। तो जो रिमेनिंग है वो कितना है? $15,000। इतने आपके पास बचे हैं। आपको नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी $48,000 की, जिसमें से $15,000 आपके पास घर में पड़े आफ्टर डिविडेंड। तो और कितने चाहिए? 33। सो दिस इज द डेफिसिट एंड दिस इज टू बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको $33,000 रेज करने हैं इक्विटी शेयर इशू करके। अब क्योंकि आपने डिविडेंड पे आउट किया है, आप इन दोनों में से प्राइस कौन सा यूज करोगे एक शेयर का? डिविडेंड पे आउट करो तो प्राइस कितना? 110, ना करो तो कितना? 120। अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने डिविडेंड पे आउट किया है, इसलिए 25,000 में से 10,000 डिविडेंड पे हो गया, हमारे हाथ में 15 ही बचे। 15 बचे तो 33 रेज करने पड़ेंगे। अब वो जो 33 रेज होंगे वो तो इस प्राइस पे होंगे ना, समझ आ रहा है? तो $33,000 विल बी रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स प्राइस्ड एट $110। ये डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 330 आ रहा है। क्या हुआ? 330 आ रहा है। बोलो बात सही। अब क्या हुआ? नहीं, अपन ने तो 10% रेट लेके गिना है ना। मैंने बोला सर 10% दे दो, आपने 20 पे गिना क्या? तो फिर नंबर्स अलग होंगे ना। हाँ, मैंने इसको 10% किया था ना, तो 10 के हिसाब से रखते हैं, तो ये आपका बुक के हिसाब से आंसर मैच करेगा ना। मेरे से करेक्शन करा के फिर रॉन्ग रेट पे गिन रहे हो। ठीक है, तो यहीं पे चेंज आएगा फिर लास्ट में। हाँ, तो कितना हो गया? 330। बोलो अब बात समझ आ रही? तो 10% और 20% तो कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा, अमाउंट्स में जो चेंज आएगा वो तो इम्प्लाइड है कि आपको करना ही है। बोलो कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं क्लियर हो रहा था, समझ आ रहा है? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सम्स और भी दूंगा। मैं क्रैकर भी अपन करेंगी, लेकिन क्रैकर के बाद भी घर पे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ और सम्स दूंगा, जिससे एक बार खुद कितना आपको ग्रिप आ रही है ना, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मेरे साथ साथ चैप्टर वाइज करते जाना, बेटर रहेगा। चलिए, तो कंप्लीट ये इलस्ट्रेशन। और बाकी सम्स में कोई डाउट? वॉल्टर वाले में, वॉल्टर में भी 1-2 सम्स थे ना।
चलो देख लो, पेज 24 पे आ जाओ। मैं एक बार स्टोरी समझा देता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखें, अभी मैंने वॉल्टर वाला आपको फॉर्मूला समझाया कि उसमें है क्या, वो बात तो हुई थी। एक बार 24 पे जो सेकंड इलस्ट्रेशन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कैलकुलेशन आप खुद ही करना। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 8 रुपए, ईपीएस, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी 10%, मतलब वो के हो गया। कंपनी के पास ऑप्शन है पे आउट कितना करे, वॉल्टर के फॉर्मूला के बेसिस पे ढूंढना है, मार्केट वैल्यू ढूंढनी है शेयर की। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स इज, पहले तो आप डेटा समझो क्या बोला है। ईपीएस तो चलो समझ आ रहा है कि एक शेयर पे कंपनी 8 रुपए कमा रही है। दूसरा जो कैपिटलाइजेशन का रेट है उसको बोलेंगे के ई, तो ये भी डेटा आपके सामने है। डिविडेंड पे आउट रेशियो अज्यूम कर रहे हैं 25% भी दे सकते हैं, 50% का भी ऑप्शन है, 75% का भी ऑप्शन है। चलो ठीक है। इसके बाद बोला रिटेन्ड अर्निंग्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग हो सकती है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स की प्रोडक्टिविटी है क्या? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? क्या दिया हुआ है? ये 15%, 10%, 5% क्या है? हाँ, रिटर्न है, वो आर है। कंपनी जितना पैसा ये ईपीएस में से रिटेन करेगी, उस रिटेंशन पे कंपनी कितना कमा के दे सकती है, दैट इज द स्मॉल आर। ठीक है। उसके आपको 3 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। बोला 15% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिव्स है। अब इस बेसिस पे आपको बताना है कि क्या करें। वॉल्टर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे शेयर का आज का प्राइस क्या होगा। अब देखो प्राइस किस तरफ जाएगा और क्या सही रहेगा वो तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। ये अपन ने लास्ट टाइम भी देखा, कैलकुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाना ही नहीं, आप डायरेक्टली डेटा से गिन सकते हो। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि वो खुद 10% पैसा कमा लेगा और आप उसको बोल रहे हो कि भाई हमारे पास रखोगे तो हम 15% कमा के देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या बेटर है कि कंपनी रिटेन करे या डिविडेंड ज्यादा बांटे? रिटेन करे। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये तीनों पे आउट रेशियोज देखते हो ना, तो सबसे लो पे आउट रेशियो बेटर होगा। पहले आपको आंसर यहीं से पता चल रहा है कि इस सिनारियो में इस पे कंपनी के शेयर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। क्यों ऐसा? बिकॉज कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकती है, तो आइडियली ज्यादा पैसा कंपनी के हाथ में रहना चाहिए। डिविडेंड पे आउट कम होने का मतलब है कि रिटेंशन ज्यादा है। 25% डिविडेंड दिया तो 75% हाथ में रखा, तो उसमें ज्यादा वैल्यूएशन ग्रो होने वाली इंप्लाइड है। अब कंपनी बोलती है हम 10% कमा के देंगे, दोनों एट पार हो गया। अब आप 25% डिविडेंड बांटो या 75 बांटो, वैल्यूएशन तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि एट पार है ना। आप भी 10 ही कमाओगे, मैं भी 10 ही कमाऊंगा, तो दोनों में से जो जितना रख ले, अल्टीमेटली तो वैल्यूएशन सेम रहने वाली है। अगर मैं आपको 25% पैसा दे देता हूँ तो आप भी उस 25% पे बाहर जाके 10% ही कमाने वाले हो। 75 मैं रख रहा हूँ तो मैं भी उस 75 पे 10% कमा के दूंगा। टोटल कमाई तो घर में एक ही आई। अगर ये रेशियो रिवर्स कर दे तो मैं आपको 75 दे दूं, मैं 25 रख लूं, आप 75 पे बाहर जाके कितना कमाओगे? 10%। मैं इसको इन्वेस्ट करके कितना कमाऊंगा? 10%। सेम ही तो रहने वाला है। तो इस पॉइंट पे तो इनडिफरेंस पॉइंट आ गया। डिविडेंड पे आउट कुछ भी हो, वैल्यूएशन सेम ही रहेगी। तीसरे केस में 5% ही कमा के दे सकता हूं मैं और आपकी एक्सपेक्टेशन 10 है। आइडियली मुझे आपको ज्यादा पैसे देने चाहिए। अब अगर यहाँ पे डिविडेंड पे आउट कम है तो वैल्यूएशन लो होगी, क्योंकि आप नाराज हो जाओगे, बोले क्या सर 75% तो आपने रख लिया, कमा के क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। इससे अच्छा हमें दे देते, हमें ज्यादा देते ना तो हम बाहर जाके ज्यादा पैसे कमाते, तो आपकी रिस्पेक्ट हमारी नजर में बढ़ जाती। बात समझ आ रही है? ये वैसा कंसेप्ट है। अब इसमें क्या है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इन्होंने उसे मेहनत वाला सम बना दिया। दिमाग तो यहाँ लगा लिया अपन ने, खत्म। अब आपको ना हर एक कॉम्बिनेशन लेके उसमें वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी वैसा। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो हम देख ही रहे थे कि आज का प्राइस निकालना है तो भाई डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, उस पर रिटर्न, और ये पूरे को लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट। अब आपको करना क्या होगा, कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे। एक पहला कॉम्बिनेशन ये वाला और उसमें डिविडेंड पे आउट ये वाला, फिर इसी में डिविडेंड पे आउट ये, इसी में डिविडेंड पे आउट ये, तो 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा, कि जहां पे आपका के ई तो 10% फिक्स है, आपका आर जो है वो 15% है, मतलब ये वाला केस ले रहा हूँ। तो ये पहला कॉम्बिनेशन, बट इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग अलग। पहले डिविडेंड पे आउट 25,
फिर डिविडेंड पे आउट 50, फिर डिविडेंड पे आउट 75। तो ये तीनों ही केसेस में कुछ ना कुछ प्राइस तो मिलेगी आपको, वो प्राइस निकालनी है। तो 3 बार कैलकुलेशन होगा। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, जो रिटर्न है वो 15 के बदले कितना लोगे, 10%। ये 10% में भी फिर वापस 3 कॉम्बिनेशन यही वाले सेम। तो ऐसे करके 9 पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब बात समझ आ रही क्या करना है? पहला वाला केस गिनना है तो गिन के देख लो, कैलकुलेशन करो। ये केस गिन लो ना पहला, के ई 10%, आर 15% इस वाले में से, और डीपीआर 25, 50, 75 वैसा। तो 25% वाले में शेयर का प्राइस इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या बनेगा, आप गिन लो, करो कैलकुलेशन, तो मालूम पड़ेगा क्या करना है। बोलो, हो रहा है? पहला केस सॉल्व हुआ। आ रहा है, समझ आया कैसे अप्लाई करना है? बाकी केसेस बनेंगे फिर, तो 9 के 9 केसेस आप एक बार फिर से सॉल्व करके देखो तो आइडिया आएगा। नहीं आए तो फिर बताना, बाकी कैलकुलेशन तो इसी तरीके से करना है वैसा। चलो, और कुछ क्वेरी? चलिए, तो अभी तक जितना पढ़ा था वो तो हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है आपका गॉर्डन्स अप्रोच। वॉल्टर मॉडल था जैसे, वैसे ही गॉर्डन का भी अप्रोच है। गॉर्डन भी थियरी ऑफ रेलेवेंस की ही बात करता है। ये भी बोलता है कि भाई डिविडेंड पे आउट से कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन पे असर पड़ता है।
अब फॉर्मूला क्या है, वॉल्टर से कैसे अलग है हमें, और सिमिलैरिटीज भी है थोड़ी बहुत, तो कंपैरिजन करना है। तो थियरी के साथ ही देखते हैं। आप पेज 26 पे आ जाओ, आपके नोट्स में देखो गॉर्डन फॉर्मूला की बात हो रही है। अब स्टार्टिंग में वही बोला है कि ये भी रेलेवेंस कंसेप्ट की ही बात करता है जैसे वॉल्टर करता है। आगे, ही हैज डेवलप्ड अ मॉडल एक्सप्लिसिटली फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। सेम बात, कुछ अजम्पशंस गॉर्डन ने भी लिए जैसे वॉल्टर अजम्पशंस ले रहा था। यहाँ पे बोला है कि द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। ऑल इक्विटी फर्म का मतलब है, ये ऐसा बोलना चाहता है कि ये कंपनी डेट पे काम नहीं करती, हम लोग सिर्फ इक्विटी के थ्रू ही पैसा रेस करते हैं या रिटेन अर्निंग्स यूज करते हैं, लेकिन डेट वाला कोई सीन नहीं है। डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, वो सब में हम नहीं पढ़ेंगे। तो कोई भी कंपनी सिर्फ इक्विटी फर्म होती है ऐसा इनका अजम्पशन है। अगेन जो प्रैक्टिकल नहीं है, रियल लाइफ में कंपनीज जो है वो इक्विटी और डेट का मिक्सचर होती है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल केस है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल। अच्छा, ये भी मना कर दिया, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स को ही यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। वॉल्टर में भी यही बात हो रही थी, सेम पॉइंट, इसमें मैं लिखा भी सेम एज वॉल्टर। आईआरआर जो है आपका, आर वाला जो रेट है वो कांस्टेंट है, जो के ई वाला रेट है वो भी कांस्टेंट है। फिर बोला है एक रिटेंशन रेशियो है, एक बार वो डिसाइड हो जाए फिर वो कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? रिटेंशन रेशियो कुछ भी नया नहीं है, डिविडेंड पे आउट का ऑपोजिट है। ठीक है, वैसे समझ लो कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी कुछ अर्निंग पर शेयर कमा रही है 10 रुपए, एकदम बेसिक, एक शेयर पे 10 रुपए कंपनी कमा रही है। उन्होंने बोला कि हम डिविडेंड पे आउट करेंगे 25%, मतलब 2.5 रुपए। तो रिटेन कितना करेंगे? बाकी का 75%, मतलब 7.5 रुपए। तो अगर डिविडेंड पे आउट 25% है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, सिंपल। और इसका सिंबल जो है बी है और नाम है रिटेंशन रेशियो। आर नहीं यूज करते क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले में यूज हो रहा है, तो नया सिंबल ले लिया, दैट इज बी। तो बी इज रिटेंशन रेशियो। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। एक ही बात हो गई, ठीक है, क्लियर? नोटेशन समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्म एंड इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स आर परपेचुअल। वही फ्यूचर में कंपनी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, ये भी हमने बात की थी। द ग्रोथ रेट G इज इक्वल टू बी इंटू आर इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर। ये नया पॉइंट है अपने लिए कि व्हाट इज अ ग्रोथ रेट, ये मैं आपको समझा देता हूँ। हर कंपनी एवरी ईयर कुछ ना कुछ रेट से ग्रो तो करेगी, मतलब जितना 10 साल पहले कमा रहे थे आज भी उतना ही कमा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। यूजुअली हमारी कमाई जो है वो टाइम के साथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो कमाई का बढ़ना जरूरी है। अब कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है एक्चुअल में, ये कैसे काउंट होगा? तो इसको काउंट करने का बहुत कॉमन सेंस वाला तरीका है। एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। और ये बात क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अब रिलेट भी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, तो एक सिंपल सा हिसाब है, कंपनी की अर्निंग्स में से डिविडेंड पे आउट करने के बाद जो भी वो लोग रिटेन करते हैं, जितना भी उनके पास बचता है, वही तो कंपनी में री इन्वेस्ट होता है, सरप्लस मनी। क्योंकि देखो, अगर कंपनी 1 करोड़ की कैपिटल से बिजनेस कर रही है और वो 1 करोड़ की कैपिटल से बिजनेस करती रहेगी, तो शायद प्रॉफिट भी फिर उतना ही कमाती रहेगी। लेकिन अगर वो 1 करोड़ की कैपिटल में कुछ प्लस हो जाए और फिर वो पूरा अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट हो, तो आपको नहीं लगता रिटर्न कंपैरेटिवली बढ़ेगा? ये जो प्लस हो रहा है वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स, यही वाला पार्ट। तो कंपनी जब कुछ भी अर्निंग रिटेन करती है और उस अर्निंग पे कुछ रिटर्न कमा के देती है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में ग्रोथ बढ़ता है। अब इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूला का नाम दे दिया, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये हम अभी तक करते आ रहे थे, जितना हमने रिटेन किया उस पे कंपनी जो पैसा कमा के दे रही है उतना ही अल्टीमेटली आपके शेयर की वैल्यू ग्रो होने वाली है। जो वॉल्टर वाले में बात चल रही थी ना, आर और के का कंपैरिजन, कि भाई कंपनी ऐसा बोल रही है कि हम अर्निंग पर शेयर 10 रुपए कमा रहे हैं, डिविडेंड पे आउट 25 करेंगे, इसका मतलब है कि रिटेंशन 75% होगा। अब वो भी कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई आर कितना है और के ई कितना है। मान लेते हैं कंपनी बोल रही है आर 16% और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन 12%, तो बेटर है जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतना अच्छा है। अब पता है कंपनी इस 10 रुपए में से, 10 रुपए के ईपीएस में से 7.5 रुपए जो है ना वो रिटेन कर रही है, और ये 7.5 रुपए जब कंपनी री इन्वेस्ट करेगी तो उस पर कितना रिटर्न कमा के देगी? 16%। यही तो आपका ग्रोथ है, यही तो इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ग्रोथ ऑफ अ कंपनी इज वेरी सिंपल, रिटेन्ड अमाउंट इनटू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
जितना कंपनी जनरेट करके दे रही है, तो ये फॉर्मूला बना लिया, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। समझ आए? तो ग्रोथ रेट कहीं कैलकुलेट करना होगा, आगे फॉर्मूला में आएगा, तो आपको ये पार्ट पता होना चाहिए। हम लोग शॉर्ट में गब्बर बोलते थे इसको, जी बी आर, तो क्या याद हो जाता है क्या है, गब्बर बोलते थे। G इज इक्वल टू बी इंटू आर। तो बोल रहे हैं कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो परपेचुअल रहती है, हर साल चलती रहेगी, तो उस हिसाब से जो ग्रोथ रेट होगा G इज इक्वल टू बी इंटू आर करके वो भी कांस्टेंट रहेगा। रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट, रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट, तो ग्रोथ भी कांस्टेंट वैसा है। कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कौन से डिल्यूजन में जी रहे हैं इनको ही पता है, इनके देश में नहीं करता होगा, इंडिया में आते हैं ना तो पहले ही भाग जाते हैं, बोले यहाँ तो कॉर्पोरेट टैक्स ही एग्जिस्ट करता है। कॉर्पोरेट एग्जिस्ट करे ना करे, टैक्स तो एग्जिस्ट करता है, तो अपने यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है। आगे बढ़ते हैं, आगे गॉर्डन क्या बोल रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स टू बी रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑन दैट शेयर। वही बात हो गई वापस, फ्यूचर में हम जितना पैसा कमाते जाएंगे इस पर्टिकुलर शेयर से डिविडेंड के फॉर्म में, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू उसका प्राइस होगी। तो अल्टीमेटली वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच तो हर जगह ही आ रहा है, थोड़ा बहुत अंदर जो टर्म्स है वो चेंज हो जाते हैं। द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो व्हेन अर्निंग्स आर रिटेन्ड and it is equal to the payout ratio 1 minus b times earnings, that is the given formula। ठीक है, बात वही है, जितना रिटेन करोगे उतना ही तो ग्रोथ होगा, वो बात तो अपन कर ही रहे थे, तो ये बात अभी फॉर्मूला में आगे रिलेट करा दूंगा। चलो, नीचे रिटेन्ड अर्निंग्स को रीइन्वेस्ट करने की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, वो रिपीट जा रहा है। चलिए अब देखें कि गॉर्डन ने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, वो एग्जैक्टली है क्या। फॉर्मूला पे चलते हैं। चलो, तो गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से जो शेयर की प्राइस होगी P0, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख रहा हूं, D अपॉन KE माइनस G। टर्म समझ लो, ये सारे टर्म्स अब आपको पता है। D मतलब डिविडेंड, अब यहाँ D1 D2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बोला तो परपेचुअल डिविडेंड है, हर साल आपको डिविडेंड मिलता जाएगा एक सेम रेट पे, तो इसलिए इसको सिर्फ D लिखा है। अगर D1 होता तो एक साल बाद का डिविडेंड होता, D0 होता तो आज का, सिर्फ D लिखा है मतलब परपेचुअल है। डिवाइडेड बाई में, क्योंकि ये डिविडेंड परपेचुअल है तो डिस्काउंटिंग में 1 प्लस KE तो यूज करेंगे नहीं, वो आपको पता है, हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ KE। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नया क्या किया, इन्होंने KE में से G माइनस कर दिया, ग्रोथ माइनस कर दिया। थोड़ा सोचोगे ना तो बात हजम हो जाएगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो KE था क्या, कंसेप्ट पे चलते हैं। KE मतलब क्या था, जो इन्वेस्टर है उसकी एक्सपेक्टेशन, यही था, इसको बोलेंगे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन कि कंपनी कम से कम इतना तो कमा के दे तो ही कुछ मतलब बनता है। तो जब कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करता है तो वो ये देखता है कि फ्यूचर में आप उसको कितना कमा के दोगे और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उससे डिस्काउंटिंग करके वो एक वैल्यूएशन निकालता है। बार बार ये बात हो रही है, बट यहाँ पे पता है क्या है, आप जो रिटर्न उसको जनरेट करके दे रहे हो ना, वो कॉन्स्टेंट रिटर्न नहीं है, वो ग्रोथ वाला रिटर्न है। जो रिटर्न आप उसको दे रहे हो उसमें हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ भी हो रही है, बिकॉज कमाई का एक हिस्सा आप करते हो रिटेन, रिटेन्ड इनकम होती है री इन्वेस्ट, तो उस री इन्वेस्टमेंट पे भी तो कुछ रिटर्न जनरेट होता है। ये कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट हो गया कि जो फिक्स कैपिटल आप सबने दे रखी है उस पर तो मैं हर साल प्रॉफिट दे रहा हूँ, लेकिन हर साल की कमाई का जो एक हिस्सा मैं बचा लेता हूँ उसको री इन्वेस्ट करता हूँ, तो उस पर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब इसमें ना वो कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट याद करो। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, उस पर 10,000 रुपए आपको ब्याज मिला, फिर अगले साल आपको जो ब्याज मिला वो 1,10,000 रुपए मिला, फिर अगले साल जो आपको ब्याज मिला 1,21,000 रुपए मिला, तो बढ़ता जा रहा है, दैट इज ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ग्रोथ भी तो दे रहे हैं। तो जब एक इन्वेस्टर वैल्यूएशन कर रहा है तो वो भी रैशनल है, वो सिर्फ अपनी साइड से सोचेगा और बायस्ड हो जाएगा, वो गलत है। अगर वो बोलता है कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी कम से कम 12% रिटर्न कमा के दे, ठीक है, कंपनी सामने क्या बोल रही है कि भैया जो एक्सपेक्टेशन आप लेके चल रहे हो आप ये भी तो देखो कि सामने ग्रोथ भी तो हो रहा है, तो हर साल कमाई बढ़ भी रही है, अब कितने से बढ़ेगी, तो भाई ग्रोथ कैसे गिने, तो जितना पैसा हम ज्यादा रिटेन करेंगे उसके ऊपर हम आपको रिटर्न कमा के देंगे, उतना ही आपका ग्रोथ हो रहा है। तो फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है थोड़ी कम भी तो करो, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन इस ग्रोथ से पूरी हो रही है वो तो ऑफसेट होनी चाहिए ना। अब ये रेशियो जो भी होगा आपने डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया, मान लो ये आ रहा है 7%, मैं रैंडमली कुछ भी परसेंटेज ले रहा हूँ, तो इन्वेस्टर जो 12% की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है उसके सामने 7% की ग्रोथ तो मैं हर साल दे ही रहा हूँ,
तो आपकी अब रिमेनिंग एक्सपेक्टेशन कितनी रहेगी, सिर्फ 5%। तो डिस्काउंटिंग करते टाइम ईमानदारी से आपको कौन सा रेट यूज करना चाहिए, 5%, पूरा 12% नहीं, बिकॉज मैं भी तो सामने आपको ग्रोथ जनरेट करके दे रहा हूँ, बात समझ आ रही है, वो सेट ऑफ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब इन्वेस्टर यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करेगा या सही वैल्यूएशन करेगा ना, तो उसको सिर्फ के ई नहीं लेना चाहिए, उसमें से जो ग्रोथ मैंने ऑलरेडी उसको कमिट कर दिया है वो उसको माइनस करना चाहिए, और अब जो उसका रिस्क बचा है ना, वो सिर्फ वो 5% का बचा है, रिस्क ही तो है जिसको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना ये आपको ग्रोथ वाला फैक्टर कंसिडर करना होता है, बिकॉज गॉर्डन वाले अप्रोच में उसने ग्रोथ को कंसिडर किया है। वॉल्टर ने ऐसी कोई ग्रोथ की बात की नहीं थी, तो हमने फॉर्मूला में ग्रोथ कहीं पे यूज नहीं किया, उसने डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स और उस पर परपेचुअल रिटर्न जो है उसके ऊपर बात की थी। गॉर्डन ने इस फैक्टर को एक्स्ट्रा कंसिडर किया जो वहां पे मिसिंग था। अब देखो हर कैलकुलेटर की अपनी अपनी अजम्पशन हो सकती है, वॉल्टर का थिंकिंग अलग था, गॉर्डन का अलग है, गॉर्डन इस फैक्टर के ऊपर बात कर रहा है तो उसके फॉर्मूला में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बोले नहीं सर इसने बात की तो उसको भी करनी चाहिए थी, तो दोनों के फॉर्मूला में फर्क ही क्या बचेगा, दोनों की अप्रोच सेम ही होगी, तो दो अलग अलग क्यों है, फिर बात समझ आ रही। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे है। बोलो अब कुछ क्वेरी। तो फॉर्मूला बड़ा ईजी है, बस इतना ही है, डी अपॉन के ई माइनस जी। अब क्या होता है ना, देखो फॉर्मूला को अगर और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है सामने से तो 100 तरीके हैं आपके पास, आराम से बना सकते हो, ये लोगों ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है। ये जो आपको डी दिख रहा है डिविडेंड, इस डिविडेंड को हम एक अलग नाम से भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं एक बार, मैं आपको टैली करा देता हूं कि क्या है। d इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी, ये दोनों सेम ही है, तो इन्होंने फॉर्मूला में फिर क्या किया, इसको ऐसे लिखा है e इंटू 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी। तो बोले ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, इक्वल कर लेते हैं ना, कुछ डेटा फ्रेम करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, सेम डेटा दे रहा, डिविडेंड पर शेयर 4 रुपए, ऐसा मान लो। अब इसमें से आपको ये समझ आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है और रिटेंशन रेशियो कितना है, आप बता दो व्हाट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इन दिस केस। रेशियो है तो या तो 0.4 बोलना पड़ेगा या 40%, ठीक है, और रिटेंशन रेशियो 60%, वो तो आपको समझ आ गया कि ये ऑपोजिट है। अब देखो डिविडेंड है कितना, वैसे 4 रुपए, वो तो समझ आ ही रहा है, तो मैं सीधा ही बोल दूं ना डिविडेंड इज 4 रुपीज, बात ही खत्म। पर इसको अगर कॉम्प्लिकेट करना है अननेसेसरी, तो इसको फिर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आप देखो ये बात मैच हो रही है कि नहीं, ई कितना है 10 रुपए, रिटेंशन रेशियो कितना है 60% या 0.6, ये 4 रुपए नहीं आ गया वापस, बात समझ आ रहा है। अर्निंग में से रिटेंशन हटा दोगे तो जो बचेगा वो डिविडेंड ही तो होगा, अर्निंग में से कितना रिटेन कर लिया, भाई इतना रिटेन कर लिया, तो दे कितना दिया, बाकी का दे दिया, तो डी और ई इंटू 1 माइनस बी ये सेम ही तो हो गया। अब जब आप गॉर्डन का फॉर्मूला बनाते हो तो यू हैव अ चॉइस कि आपको इसको ऐसे लिखना है या फिर आपको इसको इस तरीके से लिखना है, बात दोनों में सेम है, फर्क कुछ भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। अगर आपको सम में क्वेश्चन में डिविडेंड डायरेक्टली दे दिया है तो प्रेजेंट इट लाइक दिस, बट अगर आपको ऐसे घुमा के दिया है ईपीएस रेशियो ये वो, तो फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों सेम होता है। तो लर्निंग का प्रेशर अपने आप खत्म, भूल भी गए तो बना लेना कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है, इक्विटी जो अर्निंग है इक्विटी पे पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, उसमें से रिटेंशन रेशियो हटा दो, बाकी का हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो यही तो बात है जो यहाँ पे दिख रही है, समझ आ रहा है। देखो फॉर्मूला में दोनों ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स तो रखे हुए ही हैं। ये लोग सी आर जो वर्ड यूज कर रहे हो, सी आर कुछ नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट है, अपने उसको सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, के ई, सिंपल रखो और एक ही चीज यूज करो। जी और बी आर दोनों सेम होता है, वो भी आपको पता है, तो इन्होंने हर ऑल्टरनेटिव आपको फॉर्मूला में लिख के दिया हुआ है। यहाँ पे आपका गॉर्डन का कंसेप्ट जो है वो कवर हो गया, बहुत ज्यादा और डेप्थ नहीं है, इतनी ही डेप्थ है। एक बार वॉल्टर समझ आ गया तो गॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है, ये सिर्फ ग्रोथ की बात एक्स्ट्रा कर रहा है बस, और कोई फर्क नहीं है वैसा। अच्छा नीचे जो इम्प्लीकेशंस आपको दे रखा है ना फॉर्मूला के नीचे, वो इम्प्लीकेशंस एग्जैक्टली सेम है जो वॉल्टर में भी थे। आर इज ग्रेटर देन के ई ग्रोथ, आर इज लेस देन के ई डिक्लाइनिंग, आर इज इक्वल टू के ई नॉर्मल फॉर्म, सेम, कोई पॉइंट में फर्क नहीं है। अब इसके बेस पे आ गया इलस्ट्रेशन, तो जैसे वहां पे अपन इलस्ट्रेशन कर रहे थे वॉल्टर वाले में, सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ है, डेटा में समझाता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 15%, 12%, 10% दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई 12% दे रखी है। अर्निंग पर शेयर दे रखा है 10 रुपए। ईपीएस आपको गॉर्डन मॉडल यूज करके
वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है इन डिफरेंट सिनारियोज। पहला सिनारियो है इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100 और वी कैन ऑल्सो से द रिटेंशन रेशियो इज 0। बात सेम ही हो गई। दूसरा 80-20, तीसरा 40-60। तो ये 3 सिनारियो है, तीनों में आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई एक मैं कैलकुलेट करा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद कंप्लीट करो, अभी देख लेते हैं। चलो फर्स्ट केस ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे इसको अप्रोच करना है। आर अज्यूम कर रहा हूँ 15%, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देना ताकि बाकी आपके फिर ठीक से सॉल्व हो जाए। के ई उन्होंने बोला है 12%, अर्निंग पर शेयर बोला है 10 रुपए, ये डेटा है। इसमें पहला इंस्टेंस ले रहा हूं जहां पे, या पहला नहीं मैं दूसरा ले लेता हूं, बी वाला इंस्टेंस सॉल्व कर रहा हूं वेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 80% एंड रिटेंशन इज 20%। ये दोनों बात सेम है। वैसा अब इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से मॉडल से? गॉर्डन मॉडल से। अब जो गॉर्डन्स मॉडल है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, बड़ा सिंपल है, डी अपॉन के माइनस जी, ये फॉर्मूला। अब आपको डेटा ये वाला चाहिए, यहाँ से आप ये सारा डेटा निकाल लो एंड देन आप सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर डिविडेंड के फॉर्म में नहीं लिखना है तो दूसरा ऑप्शन अपने पास ये वाला है, और जी को अपने लिख सकते हैं रिटेंशन रेशियो इंटू रिटेंड अर्निंग्स। तो क्या है ना, सारा चीजें आपको सामने से क्वेश्चन में से डायरेक्ट मिल जाएंगी। अर्निंग्स तो आपको दे रखी है 10 रुपए, रिटेंशन रेशियो कितना है 20%, 1 माइनस बी, तो मैं रिटेंशन रेशियो की वैल्यू रख देता हूँ 20%। बोलो बात समझ आ रही? डिनोमिनेटर में के ई आपको बोला है 12% माइनस रिटेंशन रेशियो 0.2 और आर 15%। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। 10 रुपए में से माइनस करोगे रिटेंशन 20 और डिविडेंड पे आउट 80, मतलब 8 रुपए आएगा। ये आपका ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? 3% होगा। 12 में से 3% माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9%। करो कैलकुलेट करके देखो, समझ आ रहा है? मैंने ना यहाँ पे एक परसेंटेज में रखा और एक नहीं रखा ताकि फिर आपको आंसर परसेंटेज में मिले। परसेंटेज माइनस परसेंटेज आप माइनस कर सको, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आप ग्रोथ रेट निकाल रहे हो, परसेंटेज में निकाल रहे हो। ग्रोथ रेट निकालने के लिए जो रिटर्न है आपका 15%, उस पर हम कितना रिटेन करते हैं, तो किसी एक को परसेंटेज में से हटाना पड़ेगा, एक को परसेंटेज में रखना पड़ेगा, तो आपका ग्रोथ रेट परसेंटेज में आएगा 3%। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको इन दोनों को पहले परसेंटेज में से हटाना पड़ेगा। ऐसे कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको फिर से इंटू 100 कर लो, आंसर वही आ जाएगा 3%। तो आपको जैसे बात समझ में आए, लेकिन ये परसेंटेज और ये जीरो में मिस्टेक करके आओगे तो पूरी मेहनत है ना गलत जगह वेस्ट हो जाएगी। अब ये डिवाइड करके देखो फाइनली वैल्यू क्या आती है फिर 88.8 आ रहा है। दिस इज प्राइस P0। बात समझ आई? बोलो कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? बाकी ये केस आपको सॉल्व करने। टोटल कितने केस बनेंगे यहाँ पे पता चल रहा है? 9 केसेस बनेंगे। 15% वाले पे 3 ऑप्शन, 12% पे 3 ऑप्शन, 10% पे 3 ऑप्शन। सॉल्व करो, स्टार्ट करो फटाफट, अभी सॉल्व करके खत्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद कुछ बचा नहीं है। गॉर्डन का एक रिवाइज मॉडल है, वो भी आज करवा ही दूंगा एक बार।
चलिए कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन? तो एकदम बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, क्रैकर सॉल्व करेंगे तो और आगे आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी पता चलेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा आपको केस या सिचुएशन के फॉर्म में दिया होगा, बट अगेन डेटा रिलेट हो जाएगा। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल। गॉर्डन का ही मॉडल है, लेकिन खुद ही उसने अपने दिए हुए मॉडल को रिवाइज कर दिया और अगेन अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो उस पर बात करते हैं कि रिवाइज मॉडल एग्जैक्टली क्या है और गॉर्डन मॉडल से कैसे अलग है। डेप्थ में बात की, मतलब वो समझ लो वो बेसिक था, ये एडवांस लेवल है, तो उसने और भी पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। वॉल्टर में हमने देखा वॉल्टर ग्रोथ की बात नहीं कर रहा था, गॉर्डन ने जो है ग्रोथ वाले फैक्टर को जो है यहाँ पे इवेल्युएट किया और उसको अपने फॉर्मूला में रखा। रिवाइज मॉडल में गॉर्डन जो बात कर रहा है उसमें वो ये बोल रहा है एक इन्वेस्टर का माइंडसेट आपको अगेन समझने की कोशिश करनी है कि वो कैसे सोचता है। अब जो डिविडेंड वाला पॉइंट है, क्योंकि ये रिलेवेंस थियरी है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि आप डिविडेंड देते हो और डिविडेंड नहीं देते हो, उससे फर्म की वैल्यू पे, शेयर की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो गॉर्डन ये बताना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो उस शेयर को ज्यादा वैल्यू देता है जिस शेयर पे इनिशियल ईयर्स में या जल्दी या ज्यादा डिविडेंड मिलता है। कोई एक पर्टिकुलर, देखो इक्विटी शेयर्स की कोई लाइफ तो फिक्स है नहीं कि 5 साल 10 साल, वो तो परपेचुअल है, लेकिन जिस कंपनी में इनिशियल ईयर्स में डिविडेंड हाथ में नहीं आता है उस कंपनी को एक इन्वेस्टर उतनी वैल्यूएशन नहीं देता, क्योंकि उसको हाथ में पैसा मिलता हुआ दिखता नहीं है। एक इन्वेस्टर ना थोड़ा सा रेस्टलेस होता है, आज पैसे लगाए, जल्दी रिटर्न आ जाए, जल्दी रिटर्न आ जाए, लैक ऑफ पेशेंस, और वो बड़ा कॉमन ह्यूमन नेचर है कि आप में पेशेंस नहीं होता है। तो जो कंपनी अर्ली स्टेज पे ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर देती है वो कंपनी इन्वेस्टर को अच्छी लगती है। इन्वेस्टर को लगता है कि मैंने अभी 1 साल पहले तो पैसे लगाए थे, इन्होंने अच्छा डिविडेंड देना शुरू कर दिया है, तो मेरी कैपिटल जल्दी रिटर्न आ रही है। और यही होता है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो बोले सर थोड़ा स्टार्टिंग में पेशेंस रखना, अभी हम आपको पैसे बांट देंगे ना तो फिर पीछे उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो वी नीड सम टाइम कि हम आया हुआ प्रॉफिट रिटेन करें, उसको री इन्वेस्ट करें, तो आपको इनिशियल ईयर्स में रिटर्न नहीं दिखेगा बट लेटर ईयर्स में दिखेगा। बात लॉजिकल है, सही भी है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती, सबको पैसा जल्दी चाहिए। तो गॉर्डन यहाँ पे इस रिवाइज मॉडल में इस अप्रोच के बारे में बात कर रहा है जहां इन्वेस्टर इनिशियल ईयर्स में मिले हुए डिविडेंड को ज्यादा वैल्यू देता है और लेटर ईयर्स में मिले हुए डिविडेंड को कम वैल्यू देता है। अच्छा, जब वो डिस्काउंटिंग करता है, रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करता है, तो जो कंपनी शुरुआत के साल में बड़ा डिविडेंड देती है उसमें उसको लगता है कि रिस्क कम है और सेफ्टी ज्यादा है, तो वो डिस्काउंटिंग रेट कम लगा के उसको इवेल्युएट कर लेगा और प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां उसको ये पता है कि स्टार्टिंग के 4-5 साल शायद रिटर्न नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो उसको लगता है रिस्क भी तो है, मैं 5 साल वेट भी तो कर रहा हूँ, तो फिर वो डिस्काउंटिंग रेट जो है ना ज्यादा लगाता है। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मुझे रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए और मैं वैल्यूएशन वैसे गिनूंगा। बात समझ आ रही? तो ये बेसिक आइडिया है गॉर्डन के रिवाइज मॉडल का। लैंग्वेज के साथ मैं आपको एक बात टैली करा देता हूँ। फॉर्मूला पे जाने के बाद इतना नहीं सोचना पड़ेगा, बट जहां जा रहे हैं वो रास्ता यही है कि आप सोचते हुए चलो, ताकि फिर फॉर्मूला में आपको ये नहीं लगे कि यार बस दिया हुआ है लगा दिया, हमने किया क्या पता नहीं चला। अल्टीमेटली ये सब चैप्टर्स में ना 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद लगता है कर क्या रहे पता नहीं चला, ये फॉर्मूला ये सम है, वो नहीं करना है। हमें डिफरेंशिएशन समझ आना चाहिए कि अप्रोच में फर्क क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं लैंग्वेज। गॉर्डन रिवाइज्ड दिस बेसिक मॉडल टू कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. He suggested that even when the rate of return is equal to cost of capital, R और K दोनों equal है, dividend policy affects the value of the shares on account of uncertainty of future. Shareholders discount distant dividends at a higher rate than they discount near dividends. ये बात को समझो, ये अंडरलाइन कर लो। Shareholders discount distant dividends at a higher rate than they discount the near dividends. पास वाला डिविडेंड मतलब जो अभी अगले साल मिलने वाला है, उसमें जब डिस्काउंटिंग करते हैं ना तो डिस्काउंट रेट कम लगाते हैं, मतलब दे आर नॉट दैट वरीड कि तो अभी मिल ही जाएगा। लेकिन जितना डिविडेंड दूर का होगा, D2, D3, D4, D5, वहां फिर क्या होता है ना, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ऑफ अ हायर रिटर्न, तो वो KE बढ़ा देता है। ये पॉइंट है। और KE बढ़ाने का पता है मतलब क्या है? प्राइस कम हो जाएगी। जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे उतना ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, वैसा पॉइंट है। द क्रक्स ऑफ द गॉर्डन्स आर्ग्यूमेंट इज अ टू फोल्ड असम्पशन. इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स. रिस्क एवर्स मतलब जिनको रिस्क पसंद नहीं है, जिसको रिस्क चाहिए नहीं। रिस्क किसको पसंद होता है? हर किसी को तो होता नहीं, हर कोई सेफ प्ले करना चाहता है। एडवेंचर करने वाले लोग दुनिया बहुत अलग है, बहुत कम है कि रिस्क लेते देखते हैं क्या होता है, ऐसा एडवेंचर हर कोई करता नहीं है। तो मोस्टली द इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स एंड दे पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट एंड पेनलाइज अनसर्टेन रिटर्न्स.
जो सर्टन रिटर्न देने की गारंटी देगा उसको इन्वेस्टर देता है प्रीमियम, तो 2 पैसे ज्यादा ले जा, तो गारंटी भी तो दे रहा है कि पैसे देगा फिक्स। और जो अनसर्टेनिटी दिखाता है, लोग उसको वैल्यू नहीं देते, डर के मारे उसको पेनलाइज करते हैं, क्या तेरा क्या भरोसा, तेरे को इतने पैसे नहीं देंगे, तूने डुबा दिया तो। वो साइकोलॉजी होती है, वो बात हो रही है। Hence, to avoid the risk, the shareholders prefer near dividends than future ones. जितना जल्दी डिविडेंड दोगे उतने आप अच्छे हो। The logic underlying the dividend effect on the share value can be described as the bird in the hand argument, as put forward by Gordon. Thus, contends that the dividend decision has a bearing on the market price of a share. Bird in the hand approach का मतलब क्या है ना, एक बोलते हैं ना, एक आपके हाथ में है, एक बर्ड आपके हाथ में है, एक ऐसा फ्रेज या इडियम यूज करते हैं कि सामने जो आपको दिख रहा है, जैसे कुछ जंगल वंगल है वैसा है, वहां पे 4 बर्ड्स हैं और आपके हाथ में एक बर्ड है, तो लोगों को एक ज्यादा अच्छा लगता है, वो 4 नहीं पसंद आते क्योंकि वो हाथ में नहीं है। वो उनको पकड़ने गए भाग गए तो एक भी नहीं मिलेगा, तो जो हाथ में है वो अच्छा है, भले वो कम है, लेकिन जो सर्टन है, जो आपके पास है, जो आपके कंट्रोल में है, वो बेटर है। लेकिन कहीं कंट्रोल छोड़ के रिस्क लेने जाना पड़े, भले 4 गुना मिलता हो, बट ज्यादातर लोग वो रिस्क लेते नहीं। उसको बोलते हैं बर्ड इन द हैंड अप्रोच, जो मेरे हाथ में है ना वो ठीक है, जितना मेरे पास है उतना में मैं खुश हूँ, ये सेफ है। अब बोले इसको छोड़ दे, देख वहां 4 है, तो इसको छोड़ के 4 पकड़ने जाने वाले लोग बहुत कम है कि भाई इसको छोड़ दिया ये भाग जाएगा, और वो चारों में से अगर एक भी हाथ में नहीं आया तो खाली हाथ रह जाऊंगा। तो यही है ना, ठीक है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। दैट इज कॉल्ड द बर्ड इन द हैंड अप्रोच। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज फेवरेबली अफेक्टेड विद मोर डिविडेंड्स। जो ज्यादा डिविडेंड देगा उसको लोग ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। Thus, in the context of uncertainty, the cost of capital cannot be assumed to be constant. In fact, it increases with the uncertainty. बात ठीक है, जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, जितना रिस्क ज्यादा फील होगा, उतना इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न मांगेगा। और वो बात हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, सेम पॉइंट चल रहा है। इन अदर वर्ड्स, द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट वुड इंक्रीज विद द रिटेंशन रेट। सेम ही बात होगी। इन अदर वर्ड्स, जाने दो उसको। The distant dividend would be discounted at a higher rate than near dividend। वो पॉइंट भी मैंने आपको भी बताया, अब वो एक ही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए बार बार लिखा है। As the discount rate increases with the length of time, a low dividend payment in the beginning will tend to lower the value of share in future। शुरुआत में अगर आपने कम डिविडेंड दिया तो मैथमेटिकली इन्वेस्टर आपके शेयर को ओवरऑल वैल्यू कम देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोअर डिविडेंड दे रहे हो और बाद में आप हायर डिविडेंड दे रहे हो। बट जब आप डिविडेंड बढ़ाना शुरू करते हो, वो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना शुरू कर देता है, तो वैल्यू तो वापस कम ही होगी ना। आप न्यूमरेटर बढ़ाते हो, वो डिनोमिनेटर बढ़ा देता है, तो मैथमेटिकली वैल्यू तो वहीं की वहीं रही। तो इनिशियल ईयर्स पे ज्यादा डिविडेंड देके अगर आप फ्यूचर ईयर्स में डिविडेंड कम कर दो तो एक बार ठीक है, वैल्यू फिर भी अच्छी बन जाती है। लेकिन इनिशियल ईयर्स में लोअर डिविडेंड देके बाद में बढ़ाने जाओगे तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू ना वहीं की वहीं रह जाएगी, बहुत ज्यादा आपके शेयर के प्राइस में ग्रोथ नहीं दिखेगा। ये मैथमेटिकली प्रॉब्लम वहां पे आती है। Hence, increasing the retention rate has the effect of raising the average discount rate. Therefore, the firm should set a high dividend payout ratio and offer a high dividend yield in order to minimize its cost of capital. अगर आप अपनी cost of capital बढ़ाना नहीं चाहते हो या इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को मिनिमम रखना चाहते हो, तो you should go for higher dividend payout। ज्यादा डिविडेंड दो, इन्वेस्टर को खुश रखो, सेफ फील करेगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि भाई ठीक है यार अच्छी कंपनी है, चल 2% कम रिटर्न भी देती है लेकिन डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता है, तो हम 12% नहीं 10% एक्सपेक्ट करते हैं, उतना पे रिटर्न जनरेट करते हो तो ठीक है। लेकिन जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, डराती है, बोले तेरा भरोसा नहीं तो 15% तो पहले प्रॉफिट निकाल के दे, बाकी की बात बाद में करना। उनका अप्रोच वैसा हो जाता है। ये बात गॉर्डन समझा रहा है। तो वापस वो रिस्क एवर्स वाली बात फिर से रिपीट कर दी। However, all do not agree with his views। हाँ, वो व्यूज तो अपोजिट हो ही सकते हैं, कोई इसके अलावा भी सोच सकता है, दैट डिपेंड्स। समझदार इन्वेस्टर जो होगा ना वो ऐसा नहीं सोचेगा, बट गॉर्डन समझदार इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा है। गॉर्डन मास की बात कर रहा है, मेजोरिटी की बात कर रहा है कि मेजोरिटी लोग कैसा सोचते हैं। जो स्टार्टिंग में अच्छा डिविडेंड दे रहा है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर जिसकी बुद्धि लिमिटेड है, वो यही देखता है कि जो आज मेरे को हाथ में पैसा ज्यादा दे रहा है वो अच्छा है, बर्ड इन द हैंड अप्रोच। जो 5 साल बाद का प्रॉमिस कर रहा है, क्या पता 5 साल बाद किसने देखा है। पर जो समझदार है, जो कैलकुलेशन कर रहा है, भाई तू एक काम कर, अभी मुझे पैसे मत दे, प्रॉफिट कमा, बिजनेस में ही लगा, मेरे में पेशेंस है, 5 साल के बाद वो जो 100 का 110, 110 पे 121, 133 होगा ना, तब मैं रिटर्न कमाऊंगा, तब मजे लूंगा उसके। तब ये ना, ये 5-10% जो अभी उठा के ले जाते हैं ना, इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, मेरी वेल्थ क्रिएट होगी, मैं 5 साल बाद एंजॉय करूंगा। तो वो ऐसे लोग सोचने वाले बहुत कम है, और मेजोरिटी वो है जिनको आज ही सब कुछ चाहिए। तो उसकी बात गॉर्डन यहाँ पे कर रहा है। तो सबका अप्रोच एक जैसा है वो जरूरी नहीं है, लेकिन वन ऑफ द अप्रोच जो है वो यहाँ पे बताया गया। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या चीजें बोली है, थोड़ा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे बोला है कि आप किसी भी पॉइंट पे प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पहली चीज तो ये, अगर आपको डिविडेंड गिनना है, एक साल बाद का डिविडेंड, उसको नाम दे दिया D1। तो एक साल बाद का डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें, उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेज टू टाइम। मैं इसको भी थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। किसी भी फ्यूचर ईयर का आपको डिविडेंड अगर कैलकुलेट करना हो तो आज का डिविडेंड और ग्रोथ रेट लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको गिनना है कि एक साल बाद का डिविडेंड कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, समझ आए? अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है समझो। D0 मतलब जो अभी कंपनी ने डिविडेंड दिया, लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया। ग्रोथ का मतलब वही B इंटू आर जो अपन अभी देख रहे थे। तो अगर लास्ट ईयर के डिविडेंड पे आप ग्रोथ का फैक्टर लगाओगे और उसको कंपाउंडिंग करोगे फॉर 1 ईयर, तो आपको अगले साल का आइडियल डिविडेंड मिल जाएगा। ये हमने पता है क्या किया, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट किया। दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर यहाँ काम आता है। दिस इज फ्यूचर वैल्यू। बोलो फॉर्मूला में कुछ अलग है? ये आज की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, फ्यूचर वैल्यू, बस यही फॉर्मूला है सेम। और वैसे अगर आपको D1 के बदले D5 कैलकुलेट करना है तो हो सकता है 5 साल बाद आइडियली कितना डिविडेंड देना चाहिए। सिंपल, 5 साल का कंपाउंडिंग। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है DT। तो मैंने इसको एक जनरल फॉर्मूला की तरह लिख दिया, जहाँ पे T का मतलब है टाइम ड्यूरेशन, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, कितना भी हो सकता है। अब इसके बेस पे आगे बढ़ते हैं। हमें तो निकालना है शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मूला गॉर्डन ने यहाँ पे दिया, P1, एक साल बाद का प्राइस, वो कुछ ऐसा है। अभी भी तो पीछे यही बात हो रही थी ना, कुछ नया तो बोला नहीं था। सेम फैक्टर यहाँ पे भी लगा रहे। बोलो कोई कंफ्यूजन? और वैसे ही अगर आपको किसी भी पॉइंट, वैसे P1 है, P0 नहीं है, प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्राइस फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग द डिविडेंड, तो आप कर सकते हो। अगर आपको P1 मतलब एक साल बाद का प्राइस हो गया, आपको अगर P2 निकालना है तो फिर ये D1 के बदले कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो डिविडेंड भी उस ईयर का और प्राइस भी उस ईयर का। एंड यू नो कि D2 फाइंड आउट होगा कैसे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नोटेशंस देख लो उन्होंने क्या बोला है। P1 का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। D0 आज का डिविडेंड, करंट ईयर डिविडेंड। G मतलब ग्रोथ रेट। CR या KE आपको पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। D1 बल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हम जानते हैं। D0 आज का डिविडेंड, D1 एक साल के बाद का डिविडेंड। तो इसके बेसिस पे आपको प्राइसिंग ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो। इन्होंने एक मिनट, ये P1 P0 में एक सेकेंड कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है। P1 निकालना होगा तो एक मिनट, मुझे सिर्फ वेरीफाई कर लेना दो। नोटेशंस एक बार टैली कर लो। कंसेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, जस्ट एक बार नोटेशन टैली कर लो। नहीं वो P1 नहीं है एक्चुअली, वो PI है। मुझे भी लग रहा था कुछ गलत जा रहा है।
एक साल का वेरिएशन होता है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली P0। इससे ना थोड़ा थोड़ा यहाँ चेंज है, एक बार के लिए हटा देता हूँ। नोटेशन में मिस्टेक है, जो आपको फॉर्मूला में पेज 29 पे जो P1 दिख रहा है ना, वो P1 नहीं है एक्चुअली, वो PI होना चाहिए, क्योंकि नीचे वेयर करके सही लिखा है, वहाँ उनका फॉर्मूला में एरर है। और ये मैंने मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट डाला है तो उसमें मैंने करेक्ट नहीं किया। आप उसको ना P1 को ना P0 कर दो। मैं बात समझा देता हूँ, कोई क्वेरी नहीं रहेगी, लेकिन अभी एक बार वो P1 नहीं है, उसको P0 कर दो। वो मैं सिंबल गलत यूज कर लिया तो मेरे माइंड में भी एक पॉइंट के लिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, दिस इज P0 एंड नॉट P1। तो जो चल रहा है वही है, लेकिन फॉर्मूला भी सेम है। तो गॉर्डन के रिवाइज मॉडल में फॉर्मूला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन कंसेप्ट में उसने क्या ऐड किया वो हमने देखा कि इनिशियल ईयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है उसकी वैल्यूएशन बेटर होती है। अब यहाँ पे आप किसी भी ईयर पे शेयर का प्राइस निकाल सकते हो, नॉट ओनली P0। अब मैं पॉइंट को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने पहले P1 लिख दिया था, मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको आज से 2 साल बाद का प्राइस निकालना है, P2 जो हम अभी बात कर रहे थे, तो वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, D3 दिखेगा। बस वो एक मिस्टेक हो रही थी, मैंने दोनों को सेम लिख दिया था। P0 निकालना है तो D1 यूज करेंगे, वैसे अगर P2 निकालना है D3 यूज करेंगे। और ये बात जो पीछे इलस्ट्रेशन दे रखा है ना, उससे टैली हो जाएगी आपकी। पेज 30 पे जो सम है उसमें वो पॉइंट रिलेट हो रहा है, तो वहां से मैं वो टैली भी करा देता हूँ, वो सम ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है। तो फॉर्मूला वही है, P0 ही है, बस वो खाली करेक्शन है। वो PI था और मैंने उसको P1 देख लिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो P0 टुडेज प्राइस विल बी D1 अपॉन KE माइनस जी, वही फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाला है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। ऐसे ही फॉर्मूला अपन ने गॉर्डन के रेगुलर मॉडल में भी देखा था। अब इलस्ट्रेशन देख लो, एप्लीकेशन समझा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। The dividends of A&G Company Limited are expected to grow at the rate of 25% for 2 years, after which the growth is expected to fall to 5%. थोड़ा एडवांस लेवल का समझा रहा है। अगले 2 साल तक इस कंपनी का डिविडेंड किस रेट पे ग्रो करेगा, 25% ग्रो करेगा हर साल। अगर पिछले साल 100 मिला था तो इस बार 125 मिलेगा वैसे। बट फिर उसके बाद से जो ग्रोथ रेट है वो सीधा 5% पे आ जाएगा, फिर एवरी ईयर 5% ही बढ़ेगा। द डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वॉज ₹2। लास्ट ईयर जो डिविडेंड पे हुआ था उसको अपन नोटेशन क्या देंगे, D0। ठीक है। इन्वेस्टर डिजायर्स का रिटर्न ऑफ 12%, ये आपका हो गया KE। तो ये भी डेटा क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ओके, पीवी फैक्टर तो चलो आपको दे रखा है, वो आप निकाल भी सकते हो। तो आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, और स्टॉक की वैल्यू आपको कब निकालनी है, अगर आज की डेट पे निकालनी है सपोज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्टॉक्स वैल्यू टुडे P0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, D1 अपॉन KE माइनस जी, यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसके हिसाब से आपके पास डेटा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास D1 डायरेक्टली नहीं है, लेकिन D0 है। अगर D0 दिया हुआ हो तो हम D1 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला D1 विल बी D0 इंटू 1 प्लस G रेज टू 1। D0 आपको दे रखा है ₹2। ग्रोथ के लिए कुछ बोला है क्या, ग्रोथ के लिए कुछ बोला है सामने? फर्स्ट ईयर का ग्रोथ कितना है, 25%। द डिविडेंड विल ग्रो फॉर 25% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो जो ग्रोथ रेट की बात हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है, पहले साल का ग्रोथ रेट 25%, दूसरे साल का ग्रोथ रेट 25%, तीसरे साल से जो ग्रोथ रेट हो जाएगा वो रहेगा 5%। तो आपका ग्रोथ रेट है। तो अगर आप D1 फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, ₹2, ये 25% और 1 ईयर। ये कितना हो रहा है देखो, 2.5 हो गया। तो आपके पास D1 आ चुका है 2.5। अब आपका D1 है, आपके पास KE है, आपके पास G है, तो आज का प्राइस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D1 की वैल्यू है 2.5, KE 12% और ग्रोथ रेट आपका तो 25% चला गया। वैल्यूएशन नेगेटिव में नहीं चली जाएगी। P0 निकालने का क्या सेंस हुआ, इन्होंने तो यहाँ पे P0 निकाला भी नहीं। रीजन भी कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
ग्रोथ रेट कितना है 25%, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 12% और सामने आ रहा है 25%, तो P0 वाला तो पार्ट जो है वो माइनस में ही चला जाएगा। तो आइडियली P0 तो फाइंड करने का सेंस ही नहीं बनता है। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ बोला नहीं है, लेकिन डायरेक्टली जो कैलकुलेशन किया है वो किया है प्राइस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज P2। और वो P2 करने का उनका रीजन ही वही है कि जो रेट है ग्रोथ का स्टार्टिंग में वो सीधा 25% है। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, लास्ट में एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए था कि वैल्यूएशन कब की फाइंड आउट करनी है। उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वो उन्होंने नहीं बताया। अब यहाँ गिन रहे हैं तो ये मैथमेटिकली कोई सेंस नहीं बना रहे बिकॉज वो माइनस में चला जाएगा, तो इसको तो यहीं पे रोक देना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। इनके सॉल्यूशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं बोला ठीक से। देख लेने दो, क्योंकि ठीक से दिया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इन्होंने जो फाइंड किया है वो ऐसा कुछ है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन में लिखना चाहिए था। अपने यहाँ कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया कि प्राइस कब का फाइंड करना है। इनको सब में ऐसा लिखना चाहिए था यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वो आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लो तो आंसर आएगा। इसलिए हम जो गिन रहे हैं वो गलत नहीं जा रहा है, सवाल पूछा है वो आधा पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, क्वेश्चन में आप वो लाइन लास्ट में ऐड कर लो। तो ही सम बनेगा, नहीं तो यह मैथमेटिकली अटक जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलो अब जो करना चाहिए ना मैं उस हिसाब से करवाता हूँ। एक बार इस सॉल्यूशन को भी जाने दो, जो अपन ने गिना है ये सब वो सब सही है, जो काम का नहीं है वो हटा दो। ये वाला पार्ट आपका काम का नहीं है क्योंकि ये उन्होंने मांगा नहीं था और इस बेसिस पे कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। बिकॉज रीजन बीइंग एक अजम्पशन लिया था गॉर्डन ने कि ग्रोथ रेट जो है वो केई से हमेशा कम होगा, ये आगे थियरी में लिखा हुआ है। बट इस सब में क्या हो रहा है, केई आपका 12% और ग्रोथ रेट 25%, और वो 25% कॉन्स्टेंट नहीं, दैट 25% इज ओनली फॉर फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर। थर्ड से वो स्टेबल हो जाएगा 5%। तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों को इग्नोर करके सीधा थर्ड वाला कैलकुलेशन किया। तो जो क्वेश्चन में मांगा है या जो मैंने आपको ऐड कराया ये वाला पार्ट, वो इसलिए ये बोला है बिकॉज ये ग्रोथ जो है वो के ई से ज्यादा है, जो उसके अजम्पशन से मैच नहीं कर रहा। तो उसने बोला एक काम करो ना, कैलकुलेशन फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करो, बाद में डिस्काउंटिंग करके उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब हम गिनेंगे P2 क्वेश्चन में जैसा हमने करेक्शन किया, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, D3 चाहिए। अब D3 आप निकालोगे कैसे, D1 तक तो आप आ चुके थे। अब यहाँ पे ना हम डायरेक्टली सुनो, D3 करने के लिए क्या हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं D0 into 1 plus growth upon raised to 3, ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। रीजन, ग्रोथ का रेट सेम नहीं है। फर्स्ट ईयर में ग्रोथ का रेट 25%, सेकेंड ईयर में ग्रोथ का रेट 25%, थर्ड ईयर में ग्रोथ का रेट 5%। अब आप यहाँ पे ग्रोथ का रेट कौन सा लोगे, 25 लोगे या 5 लोगे? गलत हो जाएगा उससे, तो आपको एक एक करके फाइंड करना पड़ेगा मैन्युअली। आपने D1 तो फाइंड आउट कर लिया ना, D1 कितना आया 2.5। अब ये D1 को यूज करके आप D2 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक साल का कितना होगा, हम मैन्युअली गिन रहे हैं एक एक साल का ईयर वाइज। पहले D1 निकाला, D1 में 25% प्लस कर दो, D2 आ जाएगा सिंपल, खाली 25% प्लस किया। फिर D3 निकालना हो तो उसमें 5% प्लस करेंगे। ऐसे आपको मैन्युअली गिनना पड़ेगा। प्रॉपरली लिखवा देता हूँ। ये नॉर्मली अपना कैलकुलेशन होता है। D0 आपको 2 रुपए दे रखा था, ग्रोथ पहले साल का 25%, फिर ये आपका D1 आ गया 2.5। ठीक है, क्लियर है? अब D1 आ गया, यहाँ से आपको जाना है D2 पे। तो D2 में हम क्या करेंगे, D1 into 1 प्लस ग्रोथ रेट जो भी होगा वो। D1 आपका 2.5 तो है ही, इसमें ग्रोथ रेट वही 25% का एक साल के लिए, ये ऐड करो। D2 कितना आ रहा है बताओ?
3.125। समझ तो आ रहा है ना क्या हो रहा है? अब D2 के बाद मुझे जाना है D3 पे, तो यहां पे मैं करूंगा D2 इंटू 1+G। D2 आपका है 3.125, 1+G में अब आएगा 5%, है ना, क्योंकि थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट कितना हो गया, 5% हो गया। तो 3.125 इंटू 1.05, देखो कितना होता है। बात समझ आई? प्रॉपर तरीका सम को कैसे अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन करेक्ट किया। क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मैंने वो करेक्शन क्यों करा है वो भी बताता हूँ, और फिर वहां से आज के प्राइस पे आना तो भी एक ऑप्शन है। यहां तक कोई क्वेरी? ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट P2। P2 इज इक्वल टू D3 अपॉन KE माइनस G। ठीक है, अच्छा अब D3 अभी आपने निकाला था 3.281, KE कितना है 12% और ग्रोथ कितना 5%। देखो अब ये पॉसिबल है गिनना। वहां क्या हो रहा था, P1 जब डायरेक्ट निकाल रहे थे ना, वो 25% ग्रोथ रेट तो माइनस में लेके जा रहा था, आंसर ही कैसे बनेगा। अब गिन लो इसको, 3.281 डिवाइड बाई 7%, दिस इज योर प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2। कितना? 8687 चलेगा। चलो मैंने क्वेश्चन करेक्ट करवाया, उस हिसाब से ये आंसर है। अब अगर यहां से आपको P0 पे जाना हो तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैंने क्वेश्चन में ये चेंज कराया, फाइंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 2 P2, ये आपका आंसर है 46.86। बट बोले सर 2 साल बाद का प्राइस है ना ये, आज मुझे शेयर खरीदना है तो आज कितना पैसा दूं? तो क्या एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे, फाइंड P0, इज इट पॉसिबल? यहां तक आ गए हो तो पॉसिबल है। डायरेक्टली P0 निकालने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, ग्रोथ रेट की, तो उसमें वो 12% और 25% नहीं सेट हो रहा था। लेकिन एक बार आप P2 तक आ गए, वहां से आप P0 पे जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास ना KE का रेट आपको दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट। KE कितना अपना 12% है। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये जो P2 है ना, ये यहाँ की वैल्यू है, कितनी है 46.86। हम इसको 2 साल से डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं एट 12% डिस्काउंटिंग रेट। है पॉसिबल? हो सकता है। सिंपली आपको करना क्या है, 46.86 डिवाइड बाई 1 + 12% डिवाइड बाई सॉरी पावर रेज टू 2, दिस इज योर P0 आज की वैल्यू। 46.86 को 2 बार 1.12 से डिवाइड कर दो, आज की वैल्यू पे ले और डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो उसमें ग्रोथ रेट बीच में नहीं आएगा, कि ग्रोथ रेट का जो इफेक्ट देना था वो हम यहाँ तक आते आते दे चुके हैं। थोड़ा सा सम का लेवल है, लेकिन धीरे धीरे बात डाइजेस्ट होगी। बोलो एक बार वैल्यू निकाल के देखो कितनी आ रही है, इनकी कुछ वैल्यू से मैच हो रहा है। कितना डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाई 1.12 2 बार इक्वल टू इंटू 46.86, वैसे कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। कितनी? 37.3432 ऐसा आ रहा है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो थोड़ा वेरिएशन डेसिमल्स की वजह से आया होगा। 37.2 से 37.3 कर लेता हूँ, ये अराउंड वैल्यूएशन आ रही है। देखो वैल्यूएशन सॉल्यूशन में भी है, आप सॉल्यूशन में वो टेबल देखोगे नीचे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस, तो 46.86 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, तो 37.34 वाला नंबर आ रहा है। बात समझ आई? तो अगर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आप प्राइस निकालोगे तो ये आएगा। अगर उसको आपको आज की प्राइस पे लेके आना है तो डिस्काउंटिंग करके आप आज की वैल्यू पे भी उसको लेके आ सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है। बोलो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सम थोड़ा सा बोलते हैं ना लेवल वाला आ गया बीच में, क्रैकर में हम इससे बेटर सम्स देखेंगे। तो अभी अगर आपको सम पे इतना दिमाग नहीं लगाना है तो एक बार चलेगा, आपने सुन लिया ठीक है समझ लिया, क्रैकर में और सम्स करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी अपने हाथ में और सम नहीं है, तो मैं इससे कंपैरिजन में आपको दूसरा सम नहीं दे पा रहा हूँ।
बट कल जब आगे सम स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना कंसेप्ट ध्यान रख सकते हो कि भाई जो फॉर्मूला है गॉर्डन का रिवाइज मॉडल वो किस बेसिस पे, और फॉर्मूला अल्टीमेटली है क्या, जो लास्ट में हमने देखा कि P0 इज इक्वल टू D1/KE - G, उसके बेसिस पे आप कोई भी पॉइंट पे प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको P2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको D3 चाहिए होगा। अब मैंने आपको बोला आज से 5 साल बाद क्या प्राइस होगा P5, तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, D6/KE - G, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये चीज आपके माइंड में अगर है तो उसके बेसिस पे फिर कोई भी सम अपन करेंगे ना तो प्राइस पॉइंट ढूंढ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो आपको पता था मुझे P2 फाइंड करना है, तो P2 के लिए मुझे चाहिए D3। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो अनइवन था, स्टार्टिंग के ईयर में ज्यादा था बाद में कम था, तो हमको D3 फाइंड आउट करने के लिए मैन्युअल कैलकुलेशन करना पड़ा, पहले D1 फिर D2 फिर D3। अब यही ग्रोथ रेट अगर कांस्टेंट ही होता स्टार्टिंग से तो ऐसे नहीं गिनना पड़ता, फिर तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे, और उसमें शायद हमें P2 फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली P0 भी निकाल सकते थे वैसा। तो ये सब में कॉम्प्लिकेशन इस वजह से है बिकॉज द ग्रोथ रेट इज नॉट इवन कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ऑल द ईयर्स, स्टार्टिंग में अलग बाद में कम, उस वजह से। क्लियर? बोलो। तो अभी क्रक्स में जो लास्ट में अपना फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन वाले पार्ट को अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं कि इससे थोड़ा सा सिंपल सम पहले आएगा, 1-2 सम करोगे फिर ये बात वापस रिलेट होगी, मैं फिर से एंड में समझा दूंगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। अभी मुझे पता है आपको ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि क्या हो गया, क्योंकि P2 आ गया पहले फिर P0 पे गए, तो थोड़ा एडवांस लेवल का सम बीच में आ गया और बेसिक बाकी रह गया। तो फॉर्मूला तक उसको माइंड में एक बार रोक दो, इस चीज को फिर अपने पेंडिंग रखते हैं क्रैकर के लिए वैसा। बाकी कुछ क्वेरी आता है, कुछ नहीं समझ आया, अब क्लियर है, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता चला, तो वो भी काफी है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। अब कल से इसकी क्रैकर सॉल्व करनी है, तो कल आप क्रैकर लेके आना, कल वही करवाऊंगा। तो क्या हर चैप्टर के साथ उसकी क्रैकर कंप्लीट करते जाएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। बाकी